तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस ऐसे शख्स की जिसको कहते हैं कि उसकी हर उंगली हाथ की किसी न किसी ऐसे फील्ड में थी कि जहाँ लोगों को हैरानी होती थी कि अकेला शख्स इतने किस्म के धंधों में कैसे अपना असर रसूख बना के रख सकता है। एक तरफ तो वो आदमी हीरा पन्ना मार्केट जो मुंबई की सबसे बड़ी 2 नंबर की मार्केट गिनी जाती थी, जहाँ पे स्मगल्ड गुड्स का बहुत बड़े लेवल पे धंधा हुआ करता था, वहाँ से ऑपरेट करता था। और कोई ऐसा घड़ियों का ब्रांड नहीं था बड़ा जिसकी एजेंसी उसके पास नहीं थी। जद्दी पुश्ती अमीर आदमी था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई क्रिमिनल मेंटलिटी वाला आदमी, कोई गली से सड़क छाप निकला हुआ, कोई 2 नंबर के काम करके बड़ा आदमी बन गया। नहीं, बहुत अच्छे खानदान का आदमी था। दोस्ती उसकी शाहरुख खान से, संजय दत्त से, सुनील शेट्टी से और जितनी आप बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां हैं, फराह खान, फराह, तब्बू, इनके साथ उसकी दोस्ती। और जो क्रिकेटर्स बड़े बड़े जितने भी थे, जिनमें अजहरुद्दीन खास तौर पे, उनके साथ उसके घरोगी तल्लुकात। तो इस आदमी का इतना बड़ा नेटवर्क था कि लोग हैरान होते थे कि आखिर इस आदमी में ऐसी क्या खूबी है कि ये आदमी हर किस्म के फील्ड में अपनी पैंट बनाने के काबिल हो जाता है। एक तरफ वो डायमंड का काम करता है, दूसरी तरफ वो आदमी रेस कोर्स पे बड़े लेवल पे बैटिंग करता है, तीसरी तरफ वो फिल्म इंडस्ट्री में हाथ मारता है, चौथी तरफ वो क्रिकेट बैटिंग में उसका नाम बड़े लेवल पे उभर के आता है। लेकिन अंदर की बात कभी किसी को मालूम नहीं पड़ी। और बदकिस्मती से कहो या लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टिगेटर की तरफ से, कि उसके मरने के बाद भी उसके मिस्टीरियस जो उसकी पर्सनालिटी थी, उसका अभी तक पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका। उस आदमी का शख्स था, उस शख्स का नाम था अशरफ पटेल। अशरफ पटेल मुंबई के अगरीपाड़ा इलाके का रहने वाला था। अगरीपाड़ा इलाका वो इलाका जहाँ पे इसका जो घर है वो एक नूर बेकर बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, नायर हॉस्पिटल के सामने। उस हॉस्पिटल के सामने वाला जो एरिया है पूरा, उसका जिक्र हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये वो एरिया है यहाँ जहाँ पर स्मगलर यूसुफ पटेल का घर था और उसकी डेवलप की हुई 3-4 बिल्डिंग्स उसी इलाके में हैं। अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और वो अगरीपाड़ा सर्कल जहाँ पे बाबू रेशम को मारा गया था, वो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और वही एरिया जहाँ पे बाशु दादा का घर हुआ करता था। और ये वही एरिया है जहाँ पर करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान का गोल हाउस हुआ करता था। मतलब एक हैपनिंग लोकेलिटी जहाँ पे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, स्मगलिंग से जुड़े हुए लोग, या क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए लोग। और वहीं पे जो 2 कालिया ब्रदर थे, आरिफ कालिया और सादिक कालिया, वो भी उसी इलाके में रहते थे। अगरीपाड़ा की जो वो चार्ल्स थी जिनका जिक्र हमने बहुत बार किया है, जो अरुण गवली और अमर नायक के बीच में जो लड़ाई हुई, वो अगरीपाड़ा की बीआईटी चाल में रहने वाले लोग, जिनमें गेंडिया मामा एक था। ये सब उस इलाके की एक पॉश इमारत जिसका नाम नूर बेकर था, उसमें ये शख्स अशरफ पटेल अपने पूरी जो फैमिली थी, उसकी जॉइंट फैमिली, उसके बाप का घर और उनके साथ इसका रहना वहाँ पे हुआ करता था।
बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा मिली, क्योंकि इसका बाप जो था द सीनियर पटेल, वो जो हीरा पन्ना मार्केट है हाजी अली दरगाह के पास, महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे, और वो मार्केट में जब बनी शुरू हुई थी बननी, तो उस समय पे जो 5-6 लोग थे मार्केट को डेवलप करने वाले, उनमें से एक जो था वो सीनियर पटेल था। और इनकी फैमिली पुराने समय से काफ़ी पहुंची हुई और दूर दराडे कंट्रीज तक इनका असरदा सूख जो था वो देखने को मिलता था। अशरफ का एक डिस्टेंट रिलेटिव, रिश्तेदार, वो साउथ अफ्रीका की सरकार में मंत्री भी रह चुका था, और एक और रिलेटिव था वो साउथ अफ्रीका की सरकार में ही दूसरे बड़े ओहदों पर वो तैनात रहा बहुत साल। तो साउथ अफ्रीका आना जाना इस शख्स का लगा रहता था, और इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है जब क्रिकेट बैटिंग में हेनरी क्रॉनी का नाम आया तो बहुत सी उंगलियां उठने लगी थी अशरफ पटेल की तरफ भी कि कहीं ना कहीं इसका लिंक उस स्कैंडल के साथ होगा। और हेनरी क्रॉनी ने अपना जो कन्फेशन था कि मैंने क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व हूँ, वो उसने एक चर्च में दिया था। तो इसलिए उसके ऊपर बेयकीनी करनी कुछ अच्छी बात नहीं थी। उसने जो कहा उसने सच कहा, और उससे बहुत सारे लोग जो उस चपेट में आए, उनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन एक, लंदन के कुछ बुकीज़, इंडियन बुकीज़, और काफ़ी सारे लोगों का जो बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय चला हिंदुस्तान में। क्रिकेट बदनाम हुई, हिंदुस्तान की बदनामी हुई, साउथ अफ्रीका ही तो हुई, लेकिन ये शख्स कभी भी पूरी तरह इसका रोल जो था इस पूरे स्कैंडल में वो सामने नहीं आया। तो इसमें लगता था दैट ही इज सम सॉर्ट ऑफ अ मिस्टीरियस बॉय। ये कोई एक छुपा रुस्तम था जिसको या तो बहुत कुछ मालूम था, या ये भी हो सकता है कि उसकी जो ओवर्ट, जो उसकी बाहरी ज़िंदगी थी, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, शायद उसके वजह से लोग उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे, और वैसे उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन उसके साथ देखिए उस आदमी ने अपने बाप के बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया कि जो मार्केट है हीरा पन्ना मार्केट, वो बेसिकली स्मगल्ड गुड्स को लीगल वे से डिस्पोज ऑफ करने का एक सबसे बड़ा एक मार्केट एरिया है। लोग क्या करते हैं कि 200-400 किसी बड़ी कंपनीज की वॉचेस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हज़ारों वॉचेस जो हैं वो स्मगल करके देश में लाई जाती हैं, और उनको हीरा पन्ना मार्केट से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। दिखाने के लिए वो 4-10 वॉचेस जो हैं वो जो विंडो बनाई होती है, डिस्प्ले विंडो, उसमें रखी जाते हैं, जिनकी उनके पास इंपोर्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो होती है। लेकिन जब बेचते हैं तो वो घड़ियाँ बेची नहीं जाती। बेचने के लिए वो जो उन्होंने छुपा के घड़ियाँ रखी होती हैं, स्मगल्ड वॉचेस, वो बेची जाती हैं। तो ये बड़ा अजीब एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का स्मगलिंग रैकेट जो बहुत सालों तक वहाँ पे चला, हीरा पन्ना से चलता रहा। उससे इन लोगों का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था वो कई गुना ज़्यादा होता था ऑफिशियली इम्पोर्ट की गई वॉचेस के मुकाबले। और देखिए इस आदमी ने अपने उस घड़ियों के व्यापार से इतने बड़े बड़े लोगों से रिश्ते बनाए कि मुझे याद है जब युक्ता मुखी को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, तो इस शख्स ने उसको 12 लाख रुपए का एक वॉल क्लॉक जो था वो गिफ्ट दिया था, एक अपने रिलेशन बनाने के लिए या अपनी मशहूरी के लिए।
उसी तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस शख्स ने टाइसॉट जो वॉच कंपनी है उसका एक तरीके से इसने ब्रांड एम्बेसडर बनवा के दिया। उसी तरह शाहरुख खान को एक और घड़ियों की बड़ी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनवा के दिया। उसी तरह काफ़ी सारे लोगों को इस आदमी ने अपने उस इनर सर्कल में लिया, अपने वो घड़ियों के और क्रिस्टल वेयर का बहुत बड़ा काम था इसका, और कुछ बाकी और आइटम्स भी जो लेडीज़ पर्सेस होते हैं बहुत कॉस्टली, उनका भी काम करता था बीच में, तो ताकि जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ को भी केटर किया जा सके। तो इस शख्स ने अपनी वो छोटी छोटी 6 दुकानों में से इतना बड़े लेवल पे बिजनेस किया कि इस आदमी को बड़ी कंपनी ने स्विस वाचेस जो हैं, स्विट्ज़रलैंड की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वाचेस की, तकरीबन हर कंपनी की एजेंसी इस आदमी के पास थी। उसके बाद इसने डिफरेंट एरियाज़ में हीरापना मार्केट छोड़ के दूसरे एरियाज़ में भी इस आदमी ने बड़े बड़े स्टाइलिश शोरूम खोले, जहाँ पे स्विस वॉचेस की एक्सक्लूसिव सेल परचेज ये आदमी किया करता था। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा था कि इस आदमी ने पैसे कमाने के साथ साथ रिलेशनशिप बहुत कमाई। अपने उस एक पैसे का स्टेटस, अपना उस स्विस कंपनीज का लेबल, और उसके साथ जो इसकी पॉलिटिकल पहुंच थी, उसके चलते चलते इस आदमी ने अपना असर सूख इतना बढ़ाया कि इस आदमी को कभी कोई वीज़ा लेने की, कभी किसी कंट्री को विज़िट करने की समस्या नहीं आती थी। ही वॉज रेगुलर एट शारजा मैचेस, दुबई रेगुलर जाता था, साउथ अफ्रीका बहुत रेगुलर जाता था, और जहाँ जहाँ भी इंडिया की टीम के मैचेस होते थे, ख़ास तौर के वनडेज और T20 वगैरह, वहाँ पे इस आदमी को हमेशा टीम के साथ देखा जाता था। मज़ेदार बात यह है कि ये हिंदुस्तानी प्लेयर्स के साथ ट्रैवल भी करता था। अगर आप जो इनके रूल्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो देखा जाए तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल विद द टीम। पर ये शख्स के पास क्या जादू था किसी को पता नहीं, लेकिन ये टीम के साथ ट्रैवल करता था, टीम के साथ रहता था, और बोर्ड ऑफिशियल जो हैं इसको पैट्रनाइज किया करते थे। मतलब ऑब्वियसली फॉर फेवर लेने के लिए, ये उनको फेवर करता था, वो इसको फेवर करते थे। तो अंदर की बातें ये शख्स वो टीम से निकाल के, मेंबर से निकाल के जो उनको बुकीज के साथ शेयर करता था, उसका बहुत बड़ा इल्ज़ाम पूरी इंक्वायरी शुरू या ख़त्म होने के पहले ये आदमी ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो कहीं सामने नहीं आ सका। लेकिन कोई बहुत बड़ा मामला ज़रूर था जो उस शख्स को मारने की नौबत आई। लेकिन उसके पहले इस आदमी ने जो एक ताना बाना बुना रेस कोर्स में, देखिए आप जब आपने किसी को खुश करना है तो उसको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, गिफ्ट देने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा जो है वो अरेंज करना है, तो उसको कहीं ना कहीं से लीगलाइज भी करना है ताकि इनकम टैक्स की समस्या ना हो। तो रेस कोर्स सबसे बड़ा एक साधन हुआ करता था ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करने में। वो कल परसों के एपिसोड में हमने जिक्र किया उस बात का। तो ये शख्स रेस कोर्स में बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करता था, और उन्हीं दिनों में इसका जो सर्कल था वो बढ़ते बढ़ते फरहा तक पहुंच जाता है। फरहा उन दिनों विनोद दारा सिंह के बेटे को तलाक दे के अकेला रहना शुरू किया था। इस शख्स के रिलेशन उससे होते हैं, और उसके पहले जो शादीशुदा था, शादीशुदा होने के बावजूद इसके कोई बेटे के नाम की कोई औलाद नहीं थी, तो इसको औलाद चाहिए थी।
तो इसने अपनी बीवी से औलाद को लेके इनके जो फ़र्क पैदा होने शुरू हुए, डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट शुरू हुए, तो बीवी ने पूना में रहना शुरू कर दिया, अलहदा उसको खर्चा देना सब करना। और लेकिन फरहा के साथ इस आदमी का मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ता गया। उसके पास 2 बेटे थे और इनको बेटे चाहिए थे। तो इस शख्स ने मतलब ये पूरी ज़ोरों पे उन दिनों में बात चल रही थी कि कुछ ही समय में इसकी और पटेल की और फरहा की शादी होने वाली है, मुहूर्त निकलवाया जा रहा है। तो फरहा को अक्सर वो नूर बेकर इमारत में इसके घर में आते जाते देखा जाता था। बहुत सारी पार्टीज जो वहाँ पे, इज़ अ पार्टी बॉय बेसिकली, हर तीसरे दिन इसके घर में पार्टी होती थी। कोई ना कोई वीआईपी आया होता था, या ये आदमी किसी के साथ, दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में, क्लब्स में, या प्राइवेट जो वेन्यूज़ होती हैं वहाँ पे पार्टीज चलती रहती थी। वाइन का ये आदमी बहुत बड़ा कनौजियर था। दुनिया भर से बढ़िया वाइन मंगा के रखना और उनको अपने दोस्तों से शेयर करना, ये इस आदमी की हॉबी थी। तो जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल वेयर जो बेल्जियम से गिलास मंगवाने, बियर के गिलास, वाइन ग्लासेस, या इस किस्म का और क्रॉकरी, तो एक क्लास इस आदमी ने अपनी बना के रखी थी। एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट इमेज क्रिएट करके रखा था, जो नॉर्मली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं होता है। अक्सर वो कहीं ना कहीं थोड़े से ये दारू शराब इस किस्म के धंधों में कंजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन इस आदमी ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। तो ये शख्स की लाइफ कहाँ रेस कोर्स, कहाँ पे क्रिकेट की बुक्की का काम करना, क्रिकेट बैटिंग का काम करना, और उसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ रिश्ते बना के रखना। दाऊद का करीबी गिना जाता था, छोटा शकील का करीबी गिना जाता था, और अनीस इब्राहिम का करीबी गिना जाता था। तो इस किस्म का इस शख्स का एक औरा, उसके जो एक जो सर्कल था उसके ज़िंदगी का, उसने उसको एक एनिग्मा बना दिया। लोग उसके बारे में और उसकी पहुंच के बारे में अक्सर बातें करते थे, और अचानक एक दिन ऐसा आता है, 18 अप्रैल 28 अप्रैल 2000 का दिन, वो दिन जब ये शख्स अपने लोग तो ये भी कहते हैं कि 27 को ही वो किलर इसको मारने आए थे, लेकिन 27 को पूरा दिन ये आदमी अपने घर से नहीं निकला, इसलिए बच गया। 28 आफ्टर नून पे ये आदमी घर से निकलता है, लेकिन तब वो किलर वहाँ पे नहीं होते। वो लेट नाइट कहीं इसकी वेट करके गए और दूसरे दिन लेट वापस आए। तो ये शख्स जाता है संजय दत्त के साथ दोपहर का खाना खाने एक अनडिस्क्लोज्ड जगह पे, और संजय दत्त के साथ खाना खा के जब आफ्टरनून में वापस घर आता है, तो वो किलर जो एक दिन पहले इसकी पूरा दिन इंतज़ार कर रहे थे, उनको उनकी निगाह पड़ती है। जैसे ही ये आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है, वो 3 किलर जो इसका निशाना लगा के बैठे होते हैं, वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और इसको जगह पे मार दिया जाता है। इसका एक साथी जो इसके साथ था वो बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाके बच जाता है। ये बात 28 अप्रैल 2000 की है। उन दिनों की बात जब वो जो किलर थे वो छोटा राजन के आदमी थे, नाना कंपनी के आदमी। अब देखिए कि वो नाना शख्स जिसको अपनी ज़िंदगी की इतनी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी लेने के लिए कराची में पूरा बंदोबस्त हो रहा था, उसको बैंकॉक में मारने का तैयारी हो रही थी। और छोटा राजन जो है वो अपनी जो सुरक्षा थी, जो रक्षा थी,
उसको दूर रख के वो अपने दुश्मनों को मारने पे पूरा ध्यान दे रहा था। अप्रैल में एंड में ये कांड होता है और सितंबर में छोटा राजन पे उसी साल बैंकॉक में अटैक होता है। तो ये शख्स का अचानक मर्डर 2000 में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गया बम्बई की हिस्ट्री में कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि इस आदमी को छोटा राजन के लोगों ने दिन दहाड़े उसके घर के बाहर एक चलते रास्ते पे मेन रोड पे, जहाँ से पुलिस स्टेशन हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है, 100 गज भी नहीं होगा, तो उस वहाँ पे आके मारना बहुत बड़ी बात गिनी जाती थी। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद 19 साल तक और 19 ईयर्स उस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन केस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा कि उसको किसने मारा, क्यों मारा। और उसमें देखिए स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं किसकी, फरहा की स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड करती है, संजय दत्त की स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड करती है, शाहरुख खान की स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड करती है, अजरुद्दीन पुराने क्रिकेट के कैप्टन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन कहीं से भी किसी को कोई क्लू नहीं मिलता। आखिर 2015 में छोटा राजन पकड़ा जाता है और हिंदुस्तान लेके आया जाता है। उसके बाद जितने केसेस छोटा राजन के खिलाफ चल रहे होते हैं उनको एक एक करके सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि एक ही जगह पे वो केसेस चल के उनका निपटारा किया जाए। तो उसी प्रोसेस में 2019 में मई 2019 में ये पटेल का केस भी सीबीआई जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच से टेक ओवर करती है छोटा राजन के खिलाफ चलाने के लिए दिल्ली की कोर्ट में या मुंबई की कोर्ट में, जहाँ भी उनको अच्छा लगेगा। 2019 में टेक ओवर होता है। उसके बाद अभी तक उस केस का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। तो ये देखिए किस तरीके से केस जो है वो खुर्द-बुर्द किए जाते हैं। छोटा राजन के खिलाफ जितने कोई 72 केसेस सीबीआई ने टेक ओवर करने थे, उनमें से 20-22 तो ऑलरेडी सीबीआई ने वो ख़त्म करवा दिए, क्लोज करवा दिए कि इसमें कोई गवाह नहीं है, इसमें कोई विटनेस नहीं मिल रहा है, या टाइम लैप्स हो गया है कर करके। और अल्टीमेटली इस केस को भी 21 साल हो गए हैं और उसके बाद अभी ना तो उनको विटनेस मिलेगा ना उनको कोई और एविडेंस मिलेगी। जो ऑफिसर पहले लगे हुए थे इन्वेस्टिगेशन वो रिटायर हो गए सब। तो एक तरीके से इतने बड़े आदमी का केस भी जो शायद अगर बराबर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो क्रिकेट बैटिंग का बहुत बड़े राज खुल के सामने आ सकते थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सीबीआई अल्टीमेटली उस केस को कहाँ तक लेके जाती है। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।